हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी की जो हमारी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी क्लास नंबर 13 है जिसे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 12 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं जिससे आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर वो लोग सीटेट का पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आपको इस पर व्हाट्सअप करना है और यहाँ से आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स को ले चुके हैं, अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। और आप जानते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स, तो अपनी प्रिपरेशन को आप थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो हिंदी पेडागोजी की हमारी क्लासेस हैं ना, ये कंप्लीट होने वाली हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ क्लासेस आपकी और आएंगी, बचे हुए चैप्टर्स हम उसमें कवर कर लेंगे। 2 से 3 वीडियोज़ में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम टोटल 3 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसे हम इसी वीडियो में करेंगे, वो है आपका भाषा के कार्य और महत्व। काफ़ी लंबा चैप्टर है लेकिन मैं आपको समराइज़ करके डिटेल में समझा दूंगी जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं, भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है भाषा परिवर्तनशील है, विकासशील है। जो लैंग्वेज होती है वो क्या है, परिवर्तनशील होती है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और वो विकासशील होती है, ठीक है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक। ये जो आपका व्याकरण होता है, आप जानते हैं भाषा में व्याकरण तो होता है, चाहे आप हिंदी भाषा देखें, इंग्लिश भाषा देखें, वहाँ पर आप व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कहाँ पर आईएनजी लगना है, कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होना है, सारी चीज़ें, वो सब ग्रामर का पोर्शन है। और अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में भी आप एक ग्रामर पढ़ते हैं जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। संधि क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये सब हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो सब व्याकरण के अंदर आता है। तो व्याकरण का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है भाषा में, क्योंकि अगर आपको व्याकरण अच्छे से नहीं आएगी तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप गलत तरीके से पढ़ते हों या फिर गलत तरीके से लिखते हों। जैसे यहाँ पर आप अतः में देखिए विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ह होता है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि अतः में ये लगता है, अगर आप उन्हें अतः बोल दें तो वो इस तरीके से अतः लिख देंगे, क्योंकि उन्हें ये जो विसर्ग है उसका नॉलेज नहीं है ना। तो इसलिए जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है और बिना ग्रामर के आप लोग भाषा को नहीं सीख सकते, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। आप जानते हैं अगर आपको व्याकरण की नॉलेज नहीं होगी, चाहे वो हिंदी में हिंदी व्याकरण हो या फिर इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर हो, अगर आपको ग्रामर की यानी कि व्याकरण की नॉलेज नहीं होगी तो आप बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें गलत लिखेंगे भी, तो वो व्यवस्थित नहीं होगा। वो किस तरीके का होगा, वो अव्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको नहीं कर पाएंगे। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण शिक्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि आप शुद्ध रूप से चीज़ों को पढ़ पाएँ, लिख पाएँ, ये सब आप सीख पाएँ। अब ये सब ग्रामर ही तो है। जैसे आप विकृतियों में ये देख रहे हैं, ये क्या है, आपका विसर्ग है, ठीक है। सॉरी, ये विसर्ग नहीं है, ये अनुस्वार है। विसर्ग आपका ये होता है जो अतः में लगा है। अभी ये जो विकृतियों में आप पॉइंट देख रहे हैं, बिंदु देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये अनुस्वार होता है। अब ये अनुस्वार होता है और विकृतियों में ऐसे लगता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी। तो इसीलिए व्याकरण यानी कि ग्रामर की आवश्यकता होती है भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए भी और लिखने के लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। अब अनुकरण क्या होता है, अनुकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स नकल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमिटेशन, इमिटेट करना। तो भाषा को जब आप बोलना सीखते हैं तो अनुकरण करके सीखते हैं, इमिटेशन करके सीखते हैं।
मतलब नकल करके सीखते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है किसी फैमिली में, तो फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर रहते हैं वो आपस में जिस तरीके से बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको छोटा बच्चा सुनता है और धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। वो कैसे बोलना सीखता है? अनुकरण करके। अपने से बड़ों द्वारा बोली गई जो भाषा है उसका अनुकरण करके बच्चा भी धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं भाषा तो अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है, लेकिन अगर भाषा को प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए आपको व्याकरण पढ़नी होगी। अगर आपको व्याकरण की नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप ना शुद्ध लिख पाएंगे और ना ही शुद्ध बोल पाएंगे। भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। जी हाँ, लैंग्वेज टीचिंग, अगर आप बच्चों को भाषा के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप भाषा को पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जैसे बच्चों को आप हिंदी में, क्योंकि अभी हम हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो मोस्टली हिंदी में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज़ करिए आप बच्चों को कोई पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं हिंदी में। आप शुद्ध रूप से एज अ टीचर तब पढ़ पाएंगे जब आपको ग्रामर की खुद नॉलेज होगी, और जब खुद आपको ग्रामर की नॉलेज होगी तब आप बच्चों को नॉलेज दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जो व्याकरण है इसके बिना कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसका शिक्षण जो है हमेशा अधूरा रहेगा अगर व्याकरण आपने नहीं सीखी है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपको ग्रामर नहीं आएगी तो आप शुद्ध रूप से बोल भी नहीं पाएंगे और शुद्ध रूप से लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये हमने लगाया है ना, ये बिंदु आप देख रहे हैं, अब नहीं, न का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ही के बाद। अब ये कब पता चलेगा आपको? ये तभी पता चलेगा जब ग्रामर आपको आती होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक होता है। तो मानक भाषा का अगर आपको प्रयोग सीखना है तो उसके लिए भी आपको व्याकरण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। जी हाँ, भाषा की अशुद्धियों को आप कैसे पहचानेंगे? सपोज़ करिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और आपको बोला है कि इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स हैं उसको ढूंढिए। तो आप कैसे ढूंढेंगे? आप तभी ढूंढ सकते हैं जब आपको ग्रामर की नॉलेज होगी। ठीक है, अगर ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी तो आप अशुद्धियों को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो बस यही यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है कि व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो था एक छोटा सा टॉपिक हमारा कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। व्याकरण की शिक्षा बच्चों को आखिर दी क्यों जाती है, उसका एम क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, यानी कि बच्चों को जो हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे का हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, उसको हम समझ रहे हैं। सबसे पहले है छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने की प्रेरणा देना। जी हाँ, व्याकरण की शिक्षा बच्चों को इसीलिए तो दी जाती है ताकि बच्चे शुद्ध रूप से लिख सकें, बोल सकें, पढ़ सकें, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है छात्रों को ध्वनियों के मध्य के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। इन सभी चीज़ों की नॉलेज अगर देनी है तो आप व्याकरण बच्चों को सिखाएंगे। अब जैसे छात्रों को ध्वनियों का ज्ञान देना है। ध्वनि क्या है? जो जैसे हम बोल रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ साउंड आपके ईयर तक, कानों तक पहुंच रहा है ना। तो वही आपकी क्या है? ध्वनियाँ हैं। तो उन ध्वनियों को कैसे यूज़ करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, ये सब अगर आपको सीखना है तो आपको व्याकरण सीखनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट है छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। अब जैसे विराम चिन्ह आप जानते ही हैं, ठीक है, विराम चिन्ह कहाँ पर लगेगा, किस तरीके से लगेगा, इस सभी का नॉलेज बच्चों को देना है। जैसे आप यहाँ पर ये कॉमा देख रहे हैं, अब ये कॉमा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें अगर आप बच्चों को समझाना चाहते हैं तो पहले आपको ग्रामर पढ़ानी होगी, क्योंकि ग्रामर के अंदर हम यही चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे पूर्ण विराम है, जैसे हलंत लगता है, ये शुद्ध में जैसे हलंत लगा हुआ है, ये क्यों लगा है, इसका क्या यूज़ है, कहाँ पर ये यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझानी हैं जो कि व्याकरण के अंदर ही आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीख पाएँ
तो बच्चों को व्याकरण की शिक्षा का ज्ञान देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्रों को शब्द सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ बोध कराने के योग्य बनाना। देखिए, जब बच्चों को व्याकरण आती होगी तभी वो किसी शब्द सूक्ति या लोकोक्ति या कोई मुहावरा है उसका अर्थ वो समझ पाएंगे, ये चीज़ भी है। ठीक है, जैसे मुहावरे आपसे पूछे भी जाते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछे जाते, अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सीटेट में जो ग्रामर है ना फ्रेंड्स, वो आपकी ये मानकर चलिए 1 या 2, मैक्सिमम 2 नंबर की, अदरवाइज़ 1 ही नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी, वो भी आपका प्रत्यय उपसर्ग से या फिर बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो कि आप लोगों को आएगा, इस तरीके का पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो व्याकरण का नॉलेज बच्चों को होगा तो वो मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द सूक्ति इन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न कराना तथा भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त कराना। ठीक है, अब जैसे छोटे बच्चे हैं, आपने छोटे बच्चों को बोल दिया कि आपका जो भी फेवरेट प्लेस है उसके बारे में कुछ लिखो। अब बच्चा जब लिखेगा तो आप देखेंगे कि बच्चे ने हो सकता है बहुत सारी त्रुटियां करी हों, वो त्रुटियां आप सुधारेंगे कैसे? वो तभी सुधरेंगी जब आप बच्चों को व्याकरण की अच्छे से नॉलेज देंगे। तो व्याकरण का ज्ञान बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट है नवीन भाषा को सीखने में सहायता करना। अगर बच्चा कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसमें जो है व्याकरण बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर व्याकरण नहीं आती है तो फिर आप नई भाषा को नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट है भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यावहारिक ज्ञान कराना, यानी कि वो व्यवहार में कैसे आएगी, आपके बिहेवियर में कैसे आएगी, इस चीज़ का नॉलेज देना बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है भाषिक तत्वों की संरचनाओं का ज्ञान प्रदान करना, यानी कि भाषा में जितने भी आपके तत्व होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में आप बच्चों को ज्ञान प्रदान करेंगे। इसके लिए भी व्याकरण आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है चारों कौशल, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनने का विकास करना। आप जानते हैं ये जो 4 भाषाई कौशल हैं, ये मैंने आपको एक एक करके डिटेल में करवा दिए हैं। इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी मेथड्स आती हैं, A to Z चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। और ये जो 4 भाषाई कौशल हैं, इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। याद करने की ट्रिक क्या थी? इंग्लिश में थी आपकी इंग्लिश में थी आपकी LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में भी मैंने आपको याद करवाने के लिए ट्रिक बताई थी, सु, बो, प, ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इन चारों भाषाई कौशलों का विकास बच्चे के अंदर कराना, ये जो है उद्देश्य होता है व्याकरण की शिक्षा देने का। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की अशुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास करना तथा मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना। बच्चा लैंग्वेज को बोल भी पाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लिखना सीख रहा है, उसे बोलना भी आना चाहिए। जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना फ्रेंड्स किसी भी चीज़ का, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो मिस्टेक करते हैं, मतलब वो सही नहीं बोलते। अब जैसे आप प्रोनाउंसिएशन को ही ले लीजिए, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग क्या होती है आप जानते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन को कुछ लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। अब अगर एज अ टीचर आप उस चीज़ को प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। तो सबसे पहले टीचर को नॉलेज लेनी होती है, उसके बाद वो बच्चों को देंगे। तो आपको पता होना चाहिए उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोला जाता बल्कि प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। तो इस तरीके से व्याकरण की नॉलेज पहले टीचर ने खुद लेनी है, उसके बाद बच्चों को भी देनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कभी कभी कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, सरकारी स्कूल, वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो खुद ही गलती करते हैं, खुद ही गलतियाँ करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, और वहाँ के बच्चे भी फिर वैसी चीज़ें सीखते हैं। और फिर बाद में ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं आता है, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। उसके पीछे का रीज़न बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं। अब बच्चे स्कूल में जाकर वही चीज़ें सीखेंगे ना जो उनको टीचर सिखाएंगे। तो सबसे पहले टीचर को प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे लोग जो है मोस्टली अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं अभी भी। ठीक है, आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो इस तरीके से व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य भी हमने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भाषा के कार्य और महत्व। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। भाषा के क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या महत्व होता है। सबसे पहला है विचार विनिमय के सर्वोत्कृष्ट साधन के रूप में, यानी कि विचार विनिमय, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से अपने मन की बात कहेगा,
सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से अपने मन की बात कहेगा। तो ये क्या है, आदान प्रदान है विचारों का। तो इसके लिए भाषा इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आप अपने मन की बातों को किसी से नहीं कह पाएंगे। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये भाषा बोलनी आती है। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज मुझे आती है, इसलिए मैं पढ़ा पा रही हूँ, है ना। और आपको भी आती है, इसीलिए आप इस लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं और देख रहे हैं। तो भाषा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, बच्चे जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगते हैं। ये आप जानते हैं किस तरीके से सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। यह भाषा वह स्वाभाविक रूप से एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। बच्चा इस भाषा को जो सीखता है ना, वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। अभी मैंने आपको बताया भी, यानी कि नकल करके सीखता है अपने से बड़ों की, और स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। उसे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सुनता है और इजीली धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसे कोई कॉपी पेंसिल पकड़ के नहीं बैठना है। आप जानते हैं, वो सुनता है और धीरे धीरे उसको बोलना सीख लेता है। इसे सीखने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। यह बच्चे के विचार विनिमय में सहायक सिद्ध होती है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो बच्चे की भाषा होती है जिसे वो अनुकरण करके सीखता है अपने घर में, उसको सीखने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे की पहली भाषा होती है जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। और उस भाषा को बच्चा बिना एफर्ट किए, बिना किसी की हेल्प के आराम से सीख लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध के लिए। अगर आप समाज में एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, है ना। वो फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, जब आपको भाषा बोलनी आती है, आप उनसे बातचीत करते हैं, एक दूसरे का बिहेवियर समझते हैं और इस तरीके से आपकी फ्रेंडशिप होती है। तो समाज में भी लोगों के साथ उठना बैठना, कैसे बोलना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, ये सारी चीज़ों के लिए भाषा आपकी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बोलना ही नहीं आएगा, सपोज़ करिए आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आप क्या करेंगे बताइए, है ना। तो देखिए, भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अब समाज में कभी किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया, आप उसका उत्तर तब दे पाएंगे जब आपको भाषा आती होगी। तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिना भाषा के कुछ नहीं है। अगर आपकी लैंग्वेज को कोई समझ ही नहीं रहा है, सपोज़ करिए, तो फिर क्या फ़ायदा आपके बोलने का, या फिर आपको आती ही ना हो भाषा, सोचिए। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाषा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप नॉलेज को ले रहे हैं, उसके लिए भी भाषा आपको आनी चाहिए। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन, आत्मा और विश्व को पहचानने संबंधी ज्ञान की क्षमता प्राप्त करते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दुनिया में कहीं से भी कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, चाहे वो पुरानी हो, चाहे नई हो, चाहे आत्मा के बारे में, चाहे विश्व के बारे में समझना है, तो उसके लिए आपको भाषा आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। जब लैंग्वेज आएगी तभी आप समझ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायक है। भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। मतलब व्यक्ति के मन में अंदर जो भी चल रहा है वो बाहर तभी प्रकट कर पाएगा जब उसको भाषा आएगी, तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ उसके अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्त होती है। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने तथा अनेक भाषाएं बोलने में समर्थता विकसित व्यक्ति के ही लक्षण हैं। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे ये चीज़ें। अगर किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति करनी है, अगर आपको कोई भी चीज़ बतानी है किसी को, तो भाषा इम्पॉर्टेंट है। अतः किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी, उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी जो अभिव्यक्ति है स्पष्ट होगी, एकदम क्लियर होगी, तो क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है बेसिकली, वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी। ठीक है, तो देखिए टॉपिक इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये चीज़ आप लोग एक बार पढ़ के ही समझ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अब आपको दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी कि इसको आप पढ़ें। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, नोट्स आप लोगों ने लिया हुआ है, बस एग्ज़ाम टाइम पर आपको रिवाइज़ करना है। क्योंकि देखिए हिंदी पेडागोजी में ना कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी हैं,
जिनसे आपको बस एक बार गो थ्रू होना है और आपका वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आज का चैप्टर, आज की क्लास में हमने जो किया ना, ये सबसे ईजी टॉपिक है हिंदी पेडागोजी का, एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इससे आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पर हम भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका देखेंगे और भाषा में कुछ त्रुटियाँ होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया है उन लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ्स पेडागोजी आप स्टार्ट करा दीजिए। तो देखिए, हिंदी पेडागोजी में कुछ ही चैप्टर आपके बचे हैं, ऑलमोस्ट हिंदी पेडागोजी आपकी कंप्लीट होने को है, 2 से 3 चैप्टर और हैं, उसके बाद मैथ्स पेडागोजी ही हम स्टार्ट करेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।